एफ का तो पी एफ बराबर है पी एफ का, तो सी एफ और पी एफ भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। यहाँ तक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एफ बराबर आर बाई टू, वो भी अवतल दर्पण से। तो सबसे पहले ये आपको डायग्राम को समझना है कि ये जो आपको एम एन दिख रहा है ये आपका अवतल दर्पण है, बिल्कुल। और ये जो पी सी आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। ये सारी टर्म्स और ये सारा पद हम आपको पीछे समझा दिए हैं। इससे पहले 3 लेक्चर प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, पीसी आपका प्रधान अक्ष है और एमएन क्या है आपका अवतल दर्पण है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकरा करके एफ से होकर के गुजरती है, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, सी भी मेरा दर्पण सतह पर अविलंब है। ये अविलंब बनाने का एक ही रीजन है कि हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को यूज करेंगे, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंशन कर दिए, यहाँ पे एंगल आई डबल हो गया है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्मॉल सी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल सी यानी एंगल सी है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग को ये डायग्राम समझ में आ गया है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ये डायग्राम यानी एम एन एक अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपके लिए लिख करके लाए हैं, तो यहाँ पे आप ये बात लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि प्रूफ में ही ये सब लिखिएगा, बिल्कुल। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम से करेंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम आपको क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपका द्वितीय नियम बोलता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग क्या कहेंगे कि एंगल आई जो है एंगल आर का इक्वल होता है, ये हमको समीकरण 1 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से कि एंगल आई एंगल आर का इक्वल हो गया। उसके बाद हम लोग क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे कि ये जो होता है मेरा दो समांतर रेखाएं, इस पर यदि एक तिर्यक रेखा डालते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरा बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। इसी तरीके से यदि हम फिर एक बार आपको बना करके दिखाएं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इधर से जो एक तिरछी रेखा आएगी इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, इसी रेखा का नाम है एकांतर कोण। यहाँ से देखिएगा कि इसी तरीके से ए भी एक आपतित किरण है और यहाँ पे पीसी एक प्रधान अक्ष है, दोनों ही एक दूसरे का क्या है, समांतर है। इसी तरीके से एंगल आई जो है और एंगल सी, ये दोनों एक दूसरे का एकांतर कोण कहलाएगा। ये दोनों थ्योरम जो क्लास 7th 8th में है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल आई एंगल सी के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी, और ये समीकरण 2 लिख देंगे। अब जब ये एंगल आई एंगल सी के बराबर हो गया तो देखिएगा कि दोनों एंगल आई एंगल आर के बराबर है, एंगल आई एंगल सी के बराबर है, यानी तो इसका मतलब एंगल आर और एंगल सी भी आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि एंगल आई एंगल आर और एंगल सी भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल आर और एंगल सी जब एक दूसरे के बराबर होगा तो फिर यहाँ से आपको एक और कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते होंगे कि आप पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जो आप पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज आप पढ़े हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, ये वाला कोण के बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। यानी इसको, इस त्रिभुज का नाम यदि हम ए बी सी कर दे, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला कोण एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ए सी क्या हो जाएगा इसकी, और ये एंगल सी का सम्मुख भुजा क्या है आपका ए बी, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। कब, जब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो। तो ये प्रॉपर्टी समद्विबाहु त्रिभुज का है। तो यहाँ से हम लोग यूज करके बोल सकते हैं कि एंगल आर और एंगल सी आपस में बराबर यदि है, तो एंगल आर और एंगल सी, देखिए एंगल आर और एंगल सी, तो यहाँ पे जो ये त्रिभुज आपको बन रहा है, ये त्रिभुज आपको जो बन रहा है, ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इसकी सम्मुख भुजा ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, और ये वाला कोण का की सम्मुख भुजा ये है। यानी सम्मुख भुजा होने के कारण ये जो सी एफ है ये आपका बी एफ के बराबर हो जाएगा। सी एफ क्या हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। तो इसलिए त्रिभुज क्या है, बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ। तो त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। तो आपका सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर आपका बी एफ हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको समीकरण नंबर 3 कर दीजिए, समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। यहाँ से आपको लगभग समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपको क्लियर तरीके से समझा रहे हैं और आसान भाषा में, जो आपको मतलब कि हर एक टर्म को समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया कि सी एफ बराबर बी एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यदि हम इसको बढ़िया से कर देते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सी एफ तो बी एफ के बराबर हो गया, ये सी एफ और बी एफ बराबर हो गया। यदि बी बिंदु पी के काफी निकट हो, यदि हम यहाँ पे लिखे यदि बी बिंदु पी के काफी निकट हो,
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि यदि यदि बी बिंदु पी के काफी निकट हो तो अब देखिए कि यदि बी बिंदु पी के काफी निकट है तो ये बी बिंदु पी के करीब आ जाएगा, तो यानी ये जो बी एफ है ये पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये जो बी एफ है आपको जो नजर आ रहा है ये पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम यदि बी बिंदु पी के काफी निकट है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, यानी पी एफ क्या हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर 4 बोल रहा है आपको। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 आपको क्या कह रहा है। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिएगा कि देखिए यदि बी एफ बराबर है सी एफ का और बी एफ बराबर है पी एफ का, इसका मतलब सी एफ और पी एफ भी बराबर होगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण किससे, 3 और 4 से, वही बात हम यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक टर्म समझ में आ रहा है, तो आराम से आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि देखिए कि समीकरण 3 और 4 से, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 3 और 4 से बन जाएगा कि मेरा कि बी एफ बराबर है सी एफ का, तो बी एफ बराबर है पी एफ का, तो सी एफ और पी एफ भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। यहाँ तक मेरा जैसे ही हम पहुंचे तो मेरा लगभग प्रूफ 80% हो गया। अब बस कुछ सॉल्व करना है हमको और हम अपने आंसर तक पहुंच चुके होंगे। तो देखिए सी एफ जब बराबर होता है पी एफ का, तो देखिए सी एफ यहाँ तक है और पी एफ यहाँ तक है। आप जानते हैं कि सी एफ को कुछ नहीं कहते, लेकिन पी एफ को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन सी एफ का कोई नाम नहीं है। हाँ, सी एफ के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, पी सी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं पी सी। यदि पी सी है ये सी है और ये पी है, बिल्कुल, और बीच में आपका एफ आता है। अगर हम बोल सकते हैं कि सी एफ के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सी एफ बराबर हम बोल सकते हैं, यदि सी एफ के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे पीसी को अगर हम क्या कर दे, पीएफ से घटा दे, तो क्या हो जाएगा, पीएफ से घटा देने पर हमको क्या मिलेगा, सीएफ मिलेगा। बिल्कुल यही बात। देखिए सीएफ के लिए हम लोग पीसी माइनस पीएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि पीसी, देखिए पी से सी के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं और पीएफ यानी पी से एफ के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं। तो जो टर्म हमको चाहिए था वो टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो हम लोग लिखेंगे कि सीएफ के लिए क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पीएफ। तो बिल्कुल सर, पीसी माइनस पीएफ, और पीएफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पीएफ के लिए पीएफ ही रहने देंगे क्योंकि पीएफ हमको स्मॉल एफ देता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पीसी, देखिए यहाँ से पी से सी के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर बोलेंगे, कैपिटल आर, बिल्कुल सर। और पीएफ को क्या बोलेंगे, पीएफ को बोलेंगे स्मॉल एफ, तो बोलेंगे स्मॉल एफ। और यहाँ पे भी पीएफ क्या है, मेरा स्मॉल एफ है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से हुआ। और आर को जब हम लोग इधर रखेंगे तो उधर हो जाएगा एफ क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ, तो इधर हो जाएगा मेरा 2f हो जाएगा और इधर स्मॉल आर। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f आ गया। या फिर अगर आपको f बराबर लेना है तो आर के तरफ क्या लेके आइए, 2 को लेकर के आइए और उधर स्मॉल f को रहने दीजिए। तो आपको दोनों ही तरीके से पूछ सकता है। आपको आर बराबर 2f सिद्ध करना है, आर बराबर 2f भी सिद्ध करना हो सकता है, आपको f बराबर r/2, दोनों में से कोई आपको दे, आप आराम से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ इस क्वेश्चन को करने में। तो बहुत ही आसान तरीके से की है। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण से f बराबर r/2 सिद्ध करेंगे। तो क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।